देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग परमुटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5B जो है लास्ट क्लास में वो स्टार्ट किया था, ठीक है 5B। और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि मेरा होमवर्क दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 20 तक करना पड़ेगा तो ये एक्सरसाइज जो है खत्म होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग असीमा। गुड मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, ये कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। ये जो एक मतलब एक इक्वेशन बोल सकते हो, एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखो इसे कैसे रीड करोगे वो समझते हैं, ठीक है। मतलब रीड करने का मतलब ये कैसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या है। देखो तो जो दिया हुआ है वो हम लिख के दिखाते हैं। तो क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ दिया हुआ है देखो r=1 और ऊपर दिया हुआ है 10, ठीक है। और ये इस साइन के ऊपर और नीचे लिखा हुआ है। तो पहले ये लिखो, ठीक है, कि ये क्या दिया हुआ है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये रहा, ये साइन होता है सिग्मा या समेशन, ठीक है। सिग्मा या समेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब, जैसे ये साइन का मतलब प्लस, मतलब ऐड, प्लस करते जाना है, मतलब ऐड करते जाना है, जोड़ते जाना है चीजों को। ये मतलब होता है माइनस करते जाना है। और ये साइन का मतलब, सिग्मा साइन का मतलब, कल भी तो हम लोग अकाउंट्स में देख रहे थे ना, सिग्मा सिग्मा साइन का मतलब क्या होता है, कल अकाउंट्स में या फिर कहीं देख रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो सिग्मा साइन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है, एडिशन होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, ये इसी साइन के यहाँ पर आर लिखा हुआ है, फिर ये दिया हुआ एक पॉइंट, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आर इंटू, इसका मतलब इंटू, ये तुम लोग को पता है कि ये इंटू साइन के लिए ये यूज होता है। फिर है आर पी आर, ठीक है, क्या है आर पी आर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये जो दिया हुआ है मैंने जस्ट इसको लिखा है। हमें बोला इसका वैल्यू निकालने के लिए। और तुम लोग अगर ऑप्शन देखोगे ना एक बार, जस्ट ऑप्शन इसीलिए देखने के लिए बोल रहे क्योंकि इसका आंसर इस तरह से होना चाहिए। देखो या तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी आंसर नहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक आंसर होता है, जो कि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन इसमें से अगर कोई भी एक आंसर होता है तो आंसर जो है परमुटेशन फॉर्मेट में है, ठीक है, परमुटेशन फॉर्मेट में। और लगभग सारे आंसर एक ही जैसे, 11p11, 11p11 -1, 11p11 +1, मतलब हमारा जो आंसर है वो परमुटेशन फॉर्मेट में आना चाहिए। मतलब देखो अब परमुटेशन फॉर्मेट में आए या ना आए, जैसे 11p11 तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। ये देखो 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, मतलब 11 फैक्टोरियल बाय 1 यानी कि 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेसिकली आंसर 11 फैक्टोरियल, इसको हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आंसर का फॉर्मेट इस तरह से बोल रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ ट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा ताकि आंसर इस पैटर्न में आ जाए। क्या इस पैटर्न में नहीं आके वैल्यू में आएगा तो गलत होगा? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि इसी पैटर्न में आ जाएगा, तभी आसान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तुम लोग कंफर्म कैसे हो गए, अभी हम करके दिखाते हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो जाता है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जिसमें हमें आर का वैल्यू 1 से 10 तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आर है, हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है आर पी आर, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसा होता है कि एक्स का स्क्वायर +1 इक्वल टू सपोज है 0, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। और एक्स का वैल्यू बोल रहा है, एक्स का वैल्यू बोल रहा है कि 1 से लेके 10 तक होगा, तो इसका मतलब 1² +1, ठीक है। ये 0 इक्वल टू, मतलब इसको ऐसे कर लेते,
ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो वन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई, एक बार हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई, एक बार हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई, ऐसे करके टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू वन से लेके टेन तक है, और ये इसका मतलब भी है कि आर का वैल्यू वन से लेके टेन तक है। तो मैंने एक्स का वैल्यू, एक्स जहां जहां है इसमें वहां पुट किया यहाँ पर, ठीक है। तो जहां जहां आर है वहां वहां हमें आर का वैल्यू वन से लेके टेन तक पुट करते जाना है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, पहले तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि इसको तुम लोग को लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखते हैं, ये हटा दे, ठीक है। पहले ये वाला, तो पहले आर का वैल्यू वन, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा साइड से लिखो क्योंकि काफी सारा डेटा होगा अप टू टेन तक। तो वन इंटू इंटू वन पी वन, ठीक है। क्यों वन इंटू वन पी वन? बिकॉज आर का वैल्यू हमारा पहले वन है, तो ये वन, ये भी वन, ये भी वन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आर का वैल्यू टू होगा, लेकिन बीच में कनेक्टिविटी क्या लगाए, मतलब आर का वैल्यू वन से लेके टेन, ये फॉर्मेट जो हम लिखते जाएंगे, जैसे नेक्स्ट वाला कुछ ऐसा होगा, टू इंटू टू पी टू, ठीक है। क्योंकि हर जगह पे आर है, आर का वैल्यू टू है। इसके बाद वाला, ये दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला ये साइन का मतलब ही होता है कि जो भी लिखना है आर का वैल्यू वन से लेके टेन तक जब पुट करते जाना है तो डेटा को ऐड करते जाना है, जो हमें ये साइन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऐड का साइन। फिर नेक्स्ट वाला भी कैसे लिखेंगे, ऐड का साइन देंगे, टू के जगह थ्री लिखेंगे क्योंकि टू के बाद ही थ्री आता है, थ्री इंटू थ्री पी थ्री। फिर लिखेंगे फोर इंटू फोर पी फोर, ठीक है। ऐसे करके लिखते जाएंगे, फाइव इंटू फाइव पी फाइव, ठीक है। उसके बाद सिक्स इंटू सिक्स पी सिक्स, उसके बाद सेवन इंटू सेवन पी सेवन, उसके बाद एट इंटू एट पी एट, ठीक है। तुम लोग देखो कहीं मेरा छूट तो नहीं जा रहा है ना, मतलब वन से लेके टेन हम सारा लिख रहे हैं तो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है बीच में गैप हो जाता है। नाइन पी नाइन, और ठीक लिखा मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ अब टेन, टेन पी टेन, ठीक है। ये बन गया। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वन इंटू वन पी वन, मतलब वन फैक्टोरियल होता है, हमें पता है ना। एन पी एन का मतलब एन फैक्टोरियल होता है ना, ये हम लोगों ने किया। इसका रीजन क्या है, फॉर्मूला ये देखो, वन पी वन का मतलब क्या हो जाएगा, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड वी नो कि वन माइनस वन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल वन होता है, ठीक है। तो वन फैक्टोरियल बाई वन यानी वन फैक्टोरियल, इसीलिए एनपीएन हमेशा एन फैक्टोरियल होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से ये वाला हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग का ये वाला लगभग फिफ्थ क्लास चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास से ये चीज हम लोग याद करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग इसे याद करेंगे तो हमारा शॉर्टकट में काम हो जाएगा। फिर टू है, टू इंटू टू पी टू मतलब टू फैक्टोरियल, फिर थ्री, थ्री पी थ्री मतलब थ्री फैक्टोरियल, फिर फोर, फोर पी फोर मतलब फोर फैक्टोरियल, फिर फाइव इंटू फाइव पी फाइव मतलब फाइव फैक्टोरियल, सिक्स इंटू सिक्स पी सिक्स मतलब सिक्स फैक्टोरियल, सेवन इंटू सेवन पी सेवन मतलब सेवन फैक्टोरियल, एट इंटू एट पी एट मतलब एट फैक्टोरियल, नाइन इंटू नाइन पी नाइन मतलब नाइन फैक्टोरियल, और एक बचा हुआ है टेन इंटू टेन पी टेन का मतलब टेन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी तक क्या किया, कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, चीजों को जो है अरेंज करके लिख रहे हैं। अभी तक ना तो हम लोगों ने कोई मतलब इस पे कैलकुलेशन किया है कि जैसा हमें आंसर मांग रहा है क्या करना है नहीं करना है, जस्ट हम लोग लाइन बाय लाइन आर को वन से टेन तक लिखते गए। तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे, इस लाइन के बाद भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, तो वो कर दिया, ठीक है। वो कर लिया, अब हमें आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो दो ऑप्शन है, या तो तुम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कैलकुलेट का मतलब वन पी वन मतलब सॉरी वन इंटू वन फैक्टोरियल मतलब वन इंटू वन, क्योंकि वन फैक्टोरियल मतलब वन होता है, टू टू फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन, ठीक है। थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कैलकुलेटर में हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखते हो, जैसे देखो हैबिट कर लेते हो ना अपना कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो तुम लोग कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, हम ये भी करके दिखा देते हैं, फोर इंटू फोर फैक्टोरियल हम और लिख नहीं रहे, फोर फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दे रहे, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत सारा लाइन हो जाएगा, ठीक है। फोर फैक्टोरियल का मतलब, ये क्या हो गया,
हाँ, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24 होता है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। मुझे मतलब याद है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर याद नहीं होता है तो कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। अच्छा, अब 5 फैक्टोरियल तक 120, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 120 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, 720। 7 फैक्टोरियल का मतलब फिर कितना हो जाएगा, 720 इंटू 7, ठीक है, 720 इंटू 7, 10080, ठीक है। ये कितना सारा मतलब नंबर बढ़ता जाएगा, देखो मतलब डिजिट काफी सारे होते जाएंगे। तो ये हो गया 80,640। और 9 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ तक 8 फैक्टोरियल इंटू 9 लगा लो, 9 फैक्टोरियल मिल जाएगा 7,25,760। और 10 फैक्टोरियल मतलब इसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 7,25,7,600। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, फिर से मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब फिर से मल्टीप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर रह रहा है ना, ये देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4, ये 6 इंटू 3 18, ठीक है, 24 इंटू 2 96, और ये हो जाएगा 600। ऐसे करके होगा, ठीक है। हम कैलकुलेट इसको नहीं कर रहे हैं ऐसे करके, हम दूसरा टेक्निक में बताएंगे क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग होगा। मतलब तुम लोग को हम इतना लाइन इसीलिए करके दिखाएं ताकि तुम लोग को पता चले कि ये कितना टाइम टेकिंग है। क्या 1 मार्क के लिए इतना टाइम वेस्ट करना हमारे लिए जस्टिफाइबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। हमें इतना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, फिर भी हमें एक दो लिख लेते हैं, चलो कैलकुलेटर है तो इसका हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पर 720 इंटू 6, ठीक है, ये आ गया 4320, ठीक है। और ये हो जाएगा, अच्छा ये ऑलरेडी मेरा किया हुआ है 4320, और 6 इंटू 7 इंटू ये वाला 7 इंटू 10080, ठीक है, ये निकल के आ गया 70,560। अच्छा, 8 इंटू 8640 इंटू 8, ठीक है, 6,45,120। ये 8th नंबर वाला, 9th नंबर वाला है 9 इंटू 725,760, ठीक है, ये हो गया 65,31,840। और 10 मल्टीप्लाई करने से 725,760,000, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब फिर से ये सब ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाले आंसर से हमारा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है, कौन से वाले आंसर से हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर आ गया ये वाला वैल्यू, हम ये ऐड कर देते हैं। आई होप कि मेरा मल्टीप्लीकेशन सब सही हुआ हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे प्रोसेस से ही तुम लोग को सिखाना है कि जिससे जल्दी हो जाएगा। ये वाला, ठीक है, 70,560, 4320, 696, 18, और 4+1 5, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 798, ये टोटल करके आ रहा है 79828,559, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे हमारा कौन सा आंसर टैली हो सकता है। 11 पे 11 का मतलब 11 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल चेक करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 1 करने से इतना ही आएगा। तो ये हम लोग का आ रहा है 3,99,100, नहीं, 3,99,16,800, ऐसा कुछ आ जा रहा है 11 पे 11। और ये हमारा इसके साथ मैच नहीं हो रहा, मुझे लगता है मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करते हुए ना गलत हो जाएगा। हाँ बोलो, कौन सा गलत हुआ है? 11 ফ্যাক্টরটা ম্যাচ হচ্ছে আমার সাথে। ম্যাচ হচ্ছে, আমি কি 11টা ভুল, এইটা আমার ঠিক হয়েছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে 11টা ভুল করেছি, তাই তো। 11 ইন্টু, চেক করি, 11 ইন্টু 10 ইন্টু 9 ইন্টু 8 ইন্টু 7, এটা টোটাল করে আসবে, এটা টোটাল করে আসবে 3,99,16,799। 3,99,16,800 এলো। আমার ওয়ানটা আসে না কারণ কি আমি ওয়ানটা অ্যাড করি নাই না। ওয়ান মানে ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টর। ওয়ান ফ্যাক্টর মানে এই আমার এটা তাহলে অনেক বেশি চলে এসছে। হ্যাঁ, এটা বেশি চলে এসছে। এটা ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা তাহলে। 070। মেবি এটা ভুল হয়েছে। দেখো ওইটা ইয়ে হ্যাঁ বলো। 4320 এর পরে 35,280 আসবে। এইটা না,
सम 31,280 ওটার পরে আসবে 3,22,560 সব ভুল করে দিয়েছে। 3 লাখ। 22,560 হ্যাঁ। ওটার পরে 3,265,920 3,265,920 ওটার পরে 3,628,800 3,628,800। আচ্ছা, আর এখন এগুলো চলে সব আসবে অ্যাড করলে 399,16,800। 800 800 আসবে না মনে হচ্ছে, 799 আসবে নাকি? 799 ওই 799 আসছে 799 हाँ 799। हाँ देखो, जैसे कि मैंने बोला था मेरा कैलकुलेशन में भी गलत हो सकता है, कभी कभार क्या होता है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए कुछ डेटा रह जाता है तो गलत हो जाता है, तो ये यहाँ से ना मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों से ले लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला तुम लोग भी खुद से करके देखो। ठीक है, ये वाला ऐसे करके आंसर आ जाएगा। अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 11 P11 जैसे मैंने पहले वाले पे चेक किया, तो ये 3,99,16,799 है। इसका मतलब इसमें 1 माइनस होना चाहिए, मतलब ये 11P11 -1 करने पे ये आंसर के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कैसे करके हो रहा है। 11P11 ये आ रहा है, -1 कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 1 डिजिट कम है ना, 800 और 799, 1 का गैप आ रहा है। लेकिन काफी मेहनत है। सबसे बड़ा बात है कि अगर मेरा जैसा कैलकुलेशन होगा, जैसा मेरा हुआ, ठीक है, नॉर्मली गलत हो जाता है कभी कभी, तो देखो अगर मेरे जैसे करके आ जाते हो एग्जाम में, तब तो हो गया, ढूंढ के नहीं मिलेगा, फिर लिख के आ जाओगे नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर मेरे जैसे गलत कर देते हो, और अगर सही कर लेते हो ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद से स्टेप को थोड़ा चेंज करेंगे। हम लोग ऐसा कुछ टेक्निक लेंगे जिससे हमें इतना मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो क्या होगा, देखो आसान सा तरीका क्या होगा, वैसे कैलकुलेटर में हो जाता है जल्दी जल्दी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकिन यूज करने को नहीं मिलेगा, तो तुम लोगों को लेकिन कॉमर्शियल कैलकुलेटर से ही करना है जो भी करना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर इस पैटर्न में है, तो हम लोग सारे डिजिट्स को ना हम लोग इस पैटर्न में लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस पैटर्न में लिखना चाहे, जैसे कि मान लो 11P11 जैसे 1 × 1 फैक्टोरियल, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये थोड़ा सा लेकिन याद रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो मुझे बोलो, क्या 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल का मतलब, ये देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल का मतलब क्या 1 × 1 फैक्टोरियल होगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। ठीक है, तो 2 - 1 यानी कि 1 हो गया, और इधर देखो 1 × 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, और देखो कितने आसानी से हो जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा किस तरीके से लिखना है, देखो कुछ क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अगर याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, होगा ना, वो तो मैंने करके दिखाया कि होगा। तुम लोग अगर सही सही कैलकुलेशन करोगे, मेरे जैसा गलत नहीं करोगे, तो बिल्कुल सही होगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम बचाना चाहे तो हम लोग ऐसा भी अप्रोच ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल कर लिया, जिसका मतलब यही वाला निकल के आएगा, 1 × 1 फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताओ, 2 × 2 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखे, बीच में प्लस है, मैंने प्लस लिख दिया। 2 × 2 फैक्टोरियल को हम इस पैटर्न में लाना चाहते हैं, तो 1 × 1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। दिमाग लगा के बोलो, तो 2 × 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 1 और 1 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, तो 2 और 2 फैक्टोरियल में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस फॉर्मेट में ही होगा, समथिंग फैक्टोरियल माइनस समथिंग फैक्टोरियल। बोलो क्या हो सकता है, अपना लॉजिक लगा के बोलो ना। 1 × 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, तो 2 × 2 फैक्टोरियल को क्या लिखे ताकि ये बन जाए हम लोग का 2 × 2 फैक्टोरियल। बोलो कितना लिखना चाहिए, 1 में 2 ले रहे, 2 - 1, तो 2 में क्या लेंगे, 1 में 2 - 1, तो 2 में क्या लोगे, बोलो 2 में क्या लोगे, 1 के केस में। अच्छा, हम और एक और लिख के दिखा रहे, उसके बाद वाला बोलो।
3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 के केस में 2 1, 2 के केस में 3 2, मतलब इसके बाद वाला, मतलब 2 के बाद क्या आता है 3 और माइनस 2 फैक्टोरियल, ये करने से ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 4 हो गया। और इसका वैल्यू भी देखो 4 आता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे 4 ही आता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो मुझे नेक्स्ट वाला बोलो, कितना माइनस कितना लिखे? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखे बोलो? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, एक एक करके रिड्यूस करते जाओ, मतलब ये एक पैटर्न है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा, और ये हम लोगों ने किया हुआ है, हम दिखाएंगे, हम लोगों ने ये वाला चीज किया हुआ है, ये फॉर्मूला, ठीक है, हम दिखा देते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला क्या होगा बोलो? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तसल्ली के लिए चेक करके देख सकते हो। 24 माइनस 6 कितना होता है? 24 और माइनस 6 18, ये देखो 18 है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला बोलो क्या हो सकता है, सोचो। नेक्स्ट वाला हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, 1 2 3, अब ये वाला, इसके लिए बताओ क्या होगा? 5 प- फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, उसके बाद वाला बोलो। 6 माइनस 5। हाँ, 6 माइनस, एक भी छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो फिर नहीं टैली होगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल माइनस 5, मतलब हम लोग इसके लिए लिखे, अब इसके लिए लिखेंगे, बोलो। 5 4 6 5, उसके बाद 7 फैक्टोरियल माइनस 6 हाँ, फैक्टोरियल। करेक्ट, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। पैटर्न फॉलो करो ना, ये देखो पैटर्न क्या है, 2 3 4 5 6, फ्रंट वाला ये देखो 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये 1 2 3, बस इसको फॉलो करते जाओ, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद वाला कौन सा लिखें? ये वाला होगा, बोलो। 7 के बाद खुद से कर रहे हो क्या तुम लोग? 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टर, 8 माइनस 7, हाँ, उसके बाद 9 माइनस 8, 9 माइनस 9 8, माइनस 8, 10 के माइनस 9। बाद 10 माइनस 9, ठीक है। लेकिन सब में फैक्टोरियल साइन देना मत भूलो, ठीक है। फैक्टोरियल तो देना ही पड़ेगा, विदाउट फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये है, ये बन गया 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, हम जो ब्रैकेट है इसको हटा देते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद 7 के बाद आया ये वाला 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, चेक करो। जैसे ये देखो, -3 + 3 फैक्टोरियल, ठीक है, -2 + 2 फैक्टोरियल, मतलब -2 + 2 फैक्टोरियल। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या कैंसिल आउट होगा। ये देखो 5 5, अच्छा 7 7, 6 6, अच्छा ये रहा 4 4, और क्या कैंसिल आउट होगा? सभी कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 9, 8 8, ठीक है। बचा क्या? +10 इधर बच रहा है, इसका कुछ कैंसिलेशन नहीं दिखा, और ये वाला, ठीक है। तो हमारा बच क्या रहा है? बच रहा है कुछ इतना। अच्छा, यहाँ पर क्या मेरा कुछ लिखने में बाकी रह गया? एक तो रह गया लग रहा है, एक तो रह गया लग रहा है, देखते हैं, एक रह गया। पहला वाला 2 1 3 2 4 3 4 3 5 5 4 6 5 7 6 8 7 7 8 9 10। अच्छा, और एक लिखा नहीं ना हम लोगों ने, ये 9 वाला लिखा, लास्ट वाला तो नहीं लिखा, 9 वाला लिखा, और एक होगा, और एक नहीं लिखा। देखो और एक होगा ना, काउंट करके देखो कितना सारा होगा, 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहा है, और एक होगा। लास्ट वाला क्या होगा? 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये वाला जो लिखा हम लोगों ने, ये तो 9 के लिए लिखा होगा ना, एक नहीं लिखा। लास्ट वाला क्या होगा बोलो? 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। हाँ, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोग को, देखो 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल कर दिया। अब
कैंसिल आउट होगा, ये रहा 10 10 कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या, इधर 11 फैक्टोरियल और इधर एक -1, ठीक है। क्या बचा है, 11 फैक्टोरियल और -1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये बच गया। अब 11 फैक्टोरियल मतलब 11p11, ठीक है, और -1 फैक्टोरियल मतलब 1, वही आंसर आ गया, वही वाला आंसर आ गया। लेकिन अगर ये याद रख पाते हो ये टेक्निक, तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। 11 फैक्टोरियल मतलब 11p11, रिवर्स में लिखो ना, और 1 फैक्टोरियल मतलब 1, आंसर आ गया। और इस तरीके से भी आएगा। अगर लगता है कि नहीं ये सब मुझे याद नहीं रखना है, हम कैलकुलेटर लेके फटाफट इस तरह से करेंगे, कर सकते हो, लेकिन हाँ टाइम बचाने से अच्छा होगा, नहीं तो ये वाला, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला ये चीज हम लोगों ने पहले एक बार किया हुआ है, तो ये देखो हम दिखाते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक बार यूज किया हुआ है, तब मैंने क्लास में बताया भी था कि इसे अच्छे से देखो क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है वो मेरे ना फर्स्ट वाले जैम बोर्ड में है, ये तो दूसरा वाला जैम बोर्ड है, तो इसमें हम नहीं दिखा सकते शायद, ये वाला शायद, नहीं ये नहीं, ठीक है, वो देखते हैं अगर वो वाला जैम बोर्ड हम ओपन करते हैं किसी रीजन से तो हम दिखा देते, ठीक है। अभी कंटिन्यूएशन रखते हैं, नहीं तो बीच में फ्लो जो है वो खराब होगा। तो ये देखो, अगर तुम लोग के कॉपी में दिख रहा होगा तो मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को दिखाया था, एक प्रूफ था, मैथ से ही एक प्रूफ था, जिसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रूफ करके दिखाया था, n फैक्टोरियल इंटू n इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ऐसा एक प्रूफ हम लोगों ने किया था। तुम लोगों के कॉपी में देख सकते हो, क्योंकि इस जैम बोर्ड में नहीं है तो अभी हम नहीं दिखा पा रहे, ऐसा एक प्रूफ था, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पर काम पे आ रहा है, n फैक्टोरियल इंटू n मतलब ये देखो, n फैक्टोरियल इंटू n का मतलब ये फॉर्मेट हुआ ना, ये देखो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये देखो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो समझने के लिए, बात तो बराबर है, n इंटू n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या लिखा हम लोगों ने, n+1 मतलब जो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल था उसको हम लोगों ने क्या लिखा, 1+1 मतलब 2 फैक्टोरियल माइनस ये n मतलब 1 फैक्टोरियल, ये देखो, ये तुम लोग को मिल जाएगा कॉपी में, नोट डाउन अगर किए हो, जैसे कि हम बोलते हैं नोट डाउन करना जरूरी है, तो नोट डाउन अगर किए हो तो ये वाला एक प्रूफ था स्टडी मैट में जो मैंने करके दिखाया था, वहां पर मैंने बोला भी था इसका अच्छे से देखो, ये हमारे किसी एक जो सोल्यूशन है वहां पर काम में आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने सारा चीज ही बता दिया, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ किया भी था, ये फॉर्मूले से ये बनता है बेसिकली। बाकी तुम लोग खुद भी ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि फॉर्मेट हमें इस तरह से दिया है, अगर हम लोग इस तरह से बना सकते, चेक करके देख सकते 2 फैक्टोरियल -1 कितना होता है, क्या यही होता है, उसके बाद ऐसा फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो होगा, अगर होगा तो ठीक है। और अगर बिल्कुल ही नहीं एग्जाम में दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो सीधा सीधा अपना कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर लो, अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो 12th नंबर वाला हम लोगों ने 2 3 तरीके से समझ लिया, अब जो ठीक लगे वो करो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, बोल रहा है कि टोटल कितने सारे 9 डिजिट नंबर बन सकते हैं डिफरेंट डिजिट्स से। तो हम लोग अगर देखें जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है वहां पर हमें ना डिजिट्स गिवन रहता है कि 1 2 3 4 5 7 9, यहाँ डिजिट नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिफरेंट डिजिट्स, तो बोल सकते हो कि मैथ्स में एक्चुअली कितने सारे डिजिट्स होते हैं, मैथ में कितने सारे डिजिट्स होते हैं, एक्चुअली कितने सारे डिजिट होते हैं। एक तो 0 होता है और 1 2 3 4 5 10 digits. 10 डिजिट्स, करेक्ट, 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद जो भी लिखोगे, जैसे मान लो लिखा 12, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, तो तुम लोग सोचोगे ये भी डिजिट है, लेकिन ये कोई नया डिजिट नहीं है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 है, ठीक है। इसीलिए एक्चुअली डिजिट बस इतना ही है, अब इससे हम लोग नंबर बनाते जाते हैं जितना हमें चाहिए होता है। तो जब हमें नंबर नहीं बोलेगा तब हमें डिफरेंट डिजिट्स जब बोल देगा तो हम लोग इतने सारे डिजिट्स को ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, 9 डिजिट्स नंबर बनाना है, 9 डिजिट नंबर मतलब कितने सारे प्लेसेस फुलफिल करने हैं, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मुझे 9 डिजिट नंबर बनाना है और मुझे रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं दिया है, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट से मुझे 9 डिजिट नंबर बनाना है। कितने सारे नंबर्स बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर। तो यहाँ पर n कितना है, r कितना है। n का मतलब अवेलेबल ऑफ टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। बोलो n कितना सारा है, क्या इसमें रेस्ट्रिक्शन होगा? एन तो बताओगे, लेकिन मैंने भी एक चीज नहीं पूछा, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, क्या इसमें रेस्ट्रिक्शन होगा? सोच के देखो। मतलब क्या ऐसा कुछ है कि सामने ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ है? कुछ है शायद, सोच के बोलो। यस मैम, सामने 0 नहीं लिख सकते। हाँ, 0 लिखेंगे तो 8 डिजिट हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, 0 नहीं लिख सकते हैं। तो सामने वाले जगह को फिलअप करने के लिए n कितना होगा, r कितना होगा। n मतलब जितने सारे अवेलेबल डिजिट सामने जा सकते हैं, 0 के अलावा बाकी सब, तो कितना होगा? 9 9 1 हो, 9 और 1, हाँ। और एक जगह को फिलअप करेंगे तो 9p1, ठीक है। अच्छा, तो ये बाकी 8 जो प्लेसेस है उसके लिए कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल है और कितना हमें एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, वही r होता है। तो एट ए टाइम तो 8 लेंगे। हाँ, और n कितना होगा बोलो? 9 9। 9, 9 होगा, ठीक है। 9 डिजिट्स अवेलेबल रहेगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर काउंट करके देख लो, टोटल 10 डिजिट्स है हमारे पास अलग अलग, है ना। उसमें से एक यहाँ पर आ जाएगा, 0 के अलावा बाकी कोई भी आ सकता है। तो यहाँ के लिए हमेशा 9 ही अवेलेबल रहेंगे, 9 में से कोई भी 8 हमें लेना पड़ेगा। और ये कितने तरीके से ले सकते हैं, 9p8 तरीके से, ठीक है, 9p8 तरीके से। अब क्या ये दोनों जो मतलब अरेंजमेंट और सिलेक्शन है, क्या ये अलग अलग होगा कि एक साथ होगा? बोलो। एक साथ होगा। एक साथ होगा, तभी तो हमें 9 डिजिट्स नंबर मिलेंगे। एक साथ होने का मतलब एंड, ठीक है, मुझे ये एंड ये दोनों चाहिए। तो 9p1 का मतलब 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 9p8 का मतलब 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे नीचे, क्योंकि 8 फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे पूरा लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन लिख के क्या फायदा, वही तो 8 से लेके 1 तक लिखोगे, नीचे भी लिखोगे, लिख के कैंसिल आउट करोगे। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही देखा, ठीक है। और ये बचा 9 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ गया, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। अच्छा, तो 13 वाला थोड़ा सा ट्रिकी था इस बात पे, अगर हम लोग ये 0 वाला चीज को ध्यान नहीं देते और डायरेक्टली 10p9 कर देते तो हम लोग का गलत हो जाता, ठीक है। 0 नहीं लिख सकते क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया 9 डिजिट्स बनाने हैं, ठीक है, 9 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sit together, ठीक है। 6 लोगों को रो में मतलब लाइन बाय लाइन बैठाना है, ठीक है। तो टोटल पर्सन्स या मेन, ठीक है, टोटल 6 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना रेस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन में, तो जैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन लिखते हैं ना, वैसे लिखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 3 पर्टिकुलर पर्सन हमेशा एक साथ रहेंगे, तो 3 में है रेस्ट्रिक्शन, 3 हमेशा एक ही साथ बैठेंगे, तो बाकी 3 जो है नॉट रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब अरेंजमेंट कैसे होगा, इसको अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहे तो ये 3 लोग, मान लो ये जो मैंने व्हाइट वाले कलर से दिया, ये हमेशा एक ही साथ बैठेंगे, ठीक है। और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं उन्हें हम उसे हम ये कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाले 3 लोग हैं, अब ये कहीं पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ एक जन, यहाँ 2 जन, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इधर 2 जन, ठीक है। और यहाँ पर जो है तीसरा भी यहाँ पर आ गया, और ये जो एक साथ वाले हैं वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके का अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है, एक यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ये 3, ठीक है, उसके बाद ये 3 आ गए, और उसके बाद यहाँ पर ये 2 आ गए, ठीक है।
ऐसा नहीं, अच्छा ये तो मैंने करके दिखाया, तो एक काम करते हैं, इसके आगे लगा देते हैं एक जन को, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने ये अरेंजमेंट दिखाया, तो ऐसा करके अरेंजमेंट होगा, मतलब ऐसे अरेंजमेंट होगा। और भी तरीका होगा, आप सारा तो लिख के नहीं दिखा सकते। मतलब ये तीन हमेशा एक साथ बैठेंगे, लेकिन ये तीनों में से आगे पीछे बैठ सकते, जैसे यहाँ बैठे हैं ए बी सी, यहाँ बैठ गए बी सी ए, ठीक है, या फिर यहाँ हो गया सी ए बी, ठीक है। अब देखो ये एक एक अरेंजमेंट में भी कितना अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। क्यों, देखो जैसे यहाँ ए बी सी वाई, ये सेम अरेंजमेंट, मान लो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, मतलब समझ के देखो मेरा बात, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बीच में ए बी सी, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है बी ए सी, ठीक है, या फिर सेम अरेंजमेंट के लिए ऐसे हो सकता है सी बी ए, या फिर सेम अरेंजमेंट के लिए ऐसे हो सकता है ए सी बी, ठीक है। इस तरीके से भी तो चेंज होता है ना। मतलब एक तो हमारा इनमें चेंज होगा, ठीक है, मतलब ये ब्लू कलर वाले पर्सन और ये व्हाइट, और ये व्हाइट अपने अंदर भी इंटरचेंज कर सकता है। मतलब दो तरीके से होगा, जैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं उन्हें हम लोग क्या मानते हैं, एक ग्रुप या एक यूनिट, ठीक है। इसे हम लोग क्या मानते हैं, एक ग्रुप या एक यूनिट। और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है वो तीनों, क्योंकि वो अपना अपना प्लेस अलग अलग बदलेंगे, ये बदलेंगे लेकिन अपने अंदर, इनके साथ नहीं एक्सचेंज करेंगे। तो ये हो गया 4। तो टोटल अरेंजमेंट बनेगा 4। देखो हम लोग हमेशा 4 लोगों को जो है, मतलब 4 प्लेसेस को जो है अरेंज करते हैं, 4 प्लेसेस को, ठीक है। ब्लू वाले लोगों को और व्हाइट वाले लोगों को, ब्लू वाले जो है वो तीनों अलग अलग जो है अपना इंटरचेंज कर सकते हैं, और जो व्हाइट वाले हैं वो एक ही साथ बैठेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट बन गया 4, ठीक है। अब 4 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4p4 तरीके से, ठीक है। 4 लोग कौन कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 लोगों को हम लोग अरेंज कर रहे हैं 4 जगह पे, तो इसके लिए एन भी 4 और आर भी 4, 4p4, ठीक है। और ये जो 3 है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कितने तरीके से कर सकते हैं, इनके लिए एन भी 3 और आर भी 3, ठीक है। 3 प्लेसेस चाहिए, तो एट ए टाइम 3 प्लेसेस सिलेक्ट करना है 3 पर्सन के लिए, और उन्हें अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3p3। अब ये दोनों काम एक साथ होगा, ठीक है। ये अपने अंदर इंटरचेंज और ये अपने अंदर इंटरचेंज एक साथ होगा, इसीलिए ये मल्टीप्लाई होगा। और 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। चेक करके देख सकते हो, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 to 1 यानी कि 6। तो 24 into 6 करने से आता है 144। एक बार चेक कर लेते, सही बात, तो 24 into 6, हाँ 144 आता है। तो 14 का आंसर देखो 144। अच्छा, यहाँ ऐसे दे रखा है ये वाला, मतलब कौन सा आंसर होगा बोल सकते हो, 14 का आंसर कौन सा होगा। हमें इस तरह से नहीं दिया है, तो हम लोग कौन सा आंसर लिखेंगे, ऑप्शन बी, 4p4। ए नहीं, ये देखो ये वाला होगा ना, बी बी 4p, तो हाँ बी होगा, 4p4 और 3p3, ठीक है। ध्यान से हमें देखना है, नहीं तो कभी कभी लगता है नहीं ये देख के हम लोग आंसर कर देंगे, मे भी गलत हो जाए, ठीक है। 4p4 ये वाला, और 3p3। अब ऐसा नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अगर देता तो हम लोगों को 144 पे टिक करना पड़ता, ये दिया है तो हम लोग इस पे टिक करेंगे। तो ये आई होप कि समझ में आया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन का हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, लिविंग ऑब्जेक्ट पे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और अभी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग पे किया। अच्छा, अब इसके बाद और एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, तुम लोग बताओ, ठीक है, क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 5 स्पीकर्स, मतलब जो बोलते हैं ना कहीं पर भी स्टेज वगैरह में जाके कोई प्रोग्राम में, तो उनको बोला जाता है स्पीकर। तो 5 स्पीकर है, ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 स्पीकर है, ए बी सी डी ई। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, ठीक है। मतलब इनको बोलना पड़ेगा, 5 लोग जो है वो स्पीकर है, तो 5 ही लोग जो है वो स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिन जो भी इनको बोलना है। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है कि ए हमेशा बी के बाद ही बोलेगा, ठीक है। ए हमेशा बी के बाद ही बोलेगा। ये कितना तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं टोटल स्पीकर कितने हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। इसमें रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन और नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, तो टोटल जो 5 स्पीकर्स हैं, इनमें से कितने लोगों पे रेस्ट्रिक्शन है, ए और बी पे, ठीक है। किस पे रेस्ट्रिक्शन है, ए बी पे, मतलब 2 लोगों पे, ठीक है। और किस पे नहीं है बोलो, वो कौन कौन है जिन पे नहीं है, नाम बोलो, और क्वांटिटी, क्वांटिटी बोल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सी डी पर्सन। डी हाँ,
सी डी ई, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये कैसे भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जिन पे रेस्ट्रिक्शन है उनको हम लोग मानते हैं एक ग्रुप या यूनिट, ठीक है, एक ग्रुप या यूनिट। और जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन्हें तो सिंगल सिंगल मानेंगे, क्योंकि वो अपने सिंगल तरीके से अरेंज होंगे। तो टोटल अरेंजमेंट 4 हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 5 स्पीकर को बोलना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन ऐसे बोला है, ये मैंने 4 इसीलिए किया, देखो इसको ऐसे बॉक्स नहीं बना के हम पर्सन बना देते, जैसे सी, ये है मान लो सी, यहाँ पर लगा दिया ई, यहाँ पर कर दिया डी। हम एक अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, पहले ई बोल लिया, फिर सी बोल लिया, फिर डी बोल लिया, ठीक है। इसके बाद कौन बोलेगा, इसके बाद कौन बोलेगा, बोलो ए बोलेगा या बी बोलेगा। कंडीशन ये है ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, तो इसके बाद कौन बोलेगा, ए बोलेगा। ए। ए। और ए के बाद कौन बोलेगा, बी बोलेगा, ठीक है। ये मेरा हमेशा फिक्स रहेगा, पहले ए बाद में बी। अब इनके आगे पीछे कौन बोलेगा वो तो अलग अलग अरेंजमेंट होगा, वही तो हम लोग निकालेंगे कि कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, वही तो हम लोग निकालेंगे। तो ये मैंने दिखाया, पहले ई ने बोल लिया, फिर सी, फिर डी, फिर ए बी। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले डी बोल लिया, ठीक है, उसके बाद मान लो ए बोल रहा है, जैसे ही ए बोलेगा उसके बाद बी बोलेगा, ठीक है। ए के बाद ए जो है वो बी के आगे ही बोलेगा, ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। मतलब जब बी बी के आगे ए बोलेगा, मतलब ए बोला इसके बाद ही बी बोल लेगा, ठीक है। इसके बाद कौन आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ डी लिख लिया, तो इसके बाद आ सकता है ई, आ सकता है सी, या फिर सी आ सकता है ई। तो इस तरह से हमें हमेशा अरेंजमेंट कितना करना पड़ रहा है, हमें हमेशा अरेंजमेंट देखना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसीलिए टोटल अरेंजमेंट 4 होगा। तो 4 लोग हैं, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मिलके एक लोग हो गए, तो 4 लोग हैं, एन 4। और 4 लोगों को जो है बोलने के लिए हमें 4 प्लेसेस दे रहा है, ठीक है। क्योंकि एक प्लेसेस का तो हमारा पता ही है, ए बोलने के बाद ही बी बोलेगा। तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा 4p4, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ए और बी अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, मतलब ए बोला फिर बी, या ये भी हो सकता है बी बोलने के बाद ए बोल लिया, क्या ये होगा जैसे बाकी केसेस में हो रहा था। ये ए बी सी ए किसी भी फॉर्मेट में बैठ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया है, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। ए बी बोलने के बाद क्या बी ए बोले, ऐसा हो सकता है, मतलब ए बी अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे अपने बोलने के तरीके को। सोच के बोलो, क्या ए बी अपने अपना बोलने का जो तरीका है क्या है, ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, ठीक है। मतलब ए फिर बी बोलेगा, ये हमें बता रहा है, क्या बी बोलने के बाद ए बोल सकता है, मुझे ये बोलो। नहीं। नहीं। तो इसका मतलब क्या ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, नहीं करेंगे। ये अपने अंदर इंटरचेंज नहीं करेंगे, इनका तो फिक्स है ए के बाद बी, इनका तो फिक्स है ए के बाद बी। इसका मतलब नॉर्मली हर जगह पे हम लोग जब ग्रुप में इंटरचेंज होता है, जो रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है या ग्रुप पोर्शन होता है, वो अपने अंदर जब इंटरचेंज करता है तो हम लोग उसे मल्टीप्लीकेशन में दिखाते हैं। लेकिन इस केस में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ए के बाद ही बी बोलेगा, बी के बाद ए बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला पोर्शन इसीलिए नहीं आएगा, मतलब ग्रुप का इंटरचेंज इस केस में वैलिड नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल यानी 24, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल 24 यानी कि आंसर हम लोग का ये वाला 15 का ए। ऐसा ना हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, अगर तुम लोग को याद है, ट्राइंगल बोल के एक क्वेश्चन किया था, जहां पर बोला गया था, हम दिखाते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5A का हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ट्राइंगल बोल के, जिसमें बोला था कि ट्राई ट्राई वाला जो वर्ड है वो हमेशा एज अ ट्राई आएगा, उसमें इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल वाला ये रहा, ये वाला देखो, इसमें भी हमारा इंटरचेंज नहीं होगा। पहले बोला था कि ऐसा होना चाहिए कि एंगल जो वर्ड है वो हमेशा एक साथ आए। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है मिल जाएगा, हम एक बार तुम लोग को शो कर देते हैं। ये देखो 22, ये रहा देखो। ट्राइंगल में क्या बोला था, ये देखो मैंने लिख के काट दिया था, मैंने बोला था याद रखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई नहीं समझ के करता है तो हमेशा
मल्टीप्लीकेशन करके ग्रुप को चेंज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एंगल एक साथ रहेंगे, इसलिए इनका एक ग्रुप बना था, लेकिन एंगल अपने अंदर इंटरचेंज नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैं बोला था कि जो भी वर्ड बनेगा उसमें एंगल होना चाहिए। एंगल अगर अपने अंदर इंटरचेंज करेगा तो वो एंगल की जगह कुछ और बन जाएगा। मैंने ये लिख के काट दिया था, ठीक है। अगर हम लोग समझ के करते हैं तो दिमाग हमारा ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। रटो मत, ठीक है। समझ के करोगे तो ये मतलब हमारे दिमाग में चलना चाहिए हमेशा कि ग्रुप अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और वो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर। अगर हमें ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है जैसे कि ए के बाद ही बी बोलेगा, तो फिर बी के बाद ए कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। इसीलिए हम लोग का ये वाला आंसर जो है, इसमें ग्रुप जो है ए और बी का, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर इंटरचेंज मतलब अगर ऐसे नहीं बोलेगा कि ए बी के बाद ही बोलेगा, इसकी जगह अगर बोल देता कि ए बी इंटरचेंज करके हमेशा जो है बोलेंगे, तब ए के बाद बी, बी के बाद ए, ऐसा हो सकता था। तो इसका आंसर इसीलिए 24 होगा। देखो, कंफ्यूज करने के लिए ये भी आंसर है। अगर तुम लोग गलती से भी ग्रुप को जो है चेंज करवा देते हो कि ए बी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, तो तुम लोग बी ऑप्शन लिख के आ जाओगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखो, ये 15 वाला ही किया ना, हाँ 16। ये वाला तो एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने परमुटेशन शुरू किया था उसी के तरह के एग्जांपल्स है। बोल रहा है कि देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। कैलकाटा और दिल्ली के बीच में 10 ट्रेन्स है जो कि जाना आना करती है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाई ए डिफरेंट ट्रेन। मतलब पूरा जर्नी प्लान करना है कि कितने तरीके से कोई एक पर्सन कैलकाटा से दिल्ली जाके आ सकता है, ठीक है। तो जाके आने का, जाने का और आने का एक ही साधन है, ट्रेन, ठीक है। और कितने सारे ट्रेन है, 10 ट्रेन है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकाटा से दिल्ली, ठीक है। जाने आने का क्या है, फैसिलिटी क्या है, ट्रेन अवेलेबल है। कितने सारे ट्रेन है, 10 ट्रेन अवेलेबल है। हमें ये बताना है कि एक पर्सन अगर कैलकाटा से दिल्ली जाके आना चाहता है तो वो अपना जर्नी कितने तरीके से फुलफिल कर पाएगा, बोलो। यहाँ पर एन मतलब कितना है और आर मतलब कितना है, क्योंकि देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नी फुलफिल करने के लिए जो भी पर्सन, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए, इनको जाना है। तो ये क्या सोचेंगे कि हम कौन से वाले ट्रेन से जाए और कौन से वाले ट्रेन से आए, ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, 10 में से कोई एक ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 में से कोई एक ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा जाने के लिए, ठीक है। और आने के टाइम में अगेन 10 में से कोई एक ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 2 ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। तुम लोग ही सोचो ना, अगर तुम लोग कोलकाता से जा रहे हो कहीं पर, तो अगर तुम लोग रिटर्न जर्नी भी प्लान कर रहे हो, तो तुम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि जहां डेस्टिनेशन चूज किए हो वहां पर कितने सारे ट्रेन जाते हैं कोलकाता से, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल ट्रेन कितना है, 10। और उसमें से हमें कितना ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर जाना और लौट के आना दोनों जर्नी प्लान करना है तो ट्रेन कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोलो। नंबर ऑफ ट्रेन एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, जाने का ट्रेन और आने का ट्रेन, बोलो। अरे गलत होगा तो होगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बोलो। जाना भी है, जाने के लिए एक ट्रेन, आने के लिए एक ट्रेन, बोलो। 2, करेक्ट। 2 ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हम लोग 2 ट्रेन सिलेक्ट कर रहे हैं, अब इसे अरेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10p2 हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 10, 9 और 8, 8, 90, ठीक है। 90 मतलब जाना और आना, मतलब देखो ट्रेन इतना सारा है, मान लो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। अब मान लो ऐसा हो सकता है T1 से गए T2 से लौट के आ गए, या फिर T2 से गए T1 से लौट के आ गए, या फिर T1 से गए T3 से लौटे, या फिर T3 से गए T1 से लौटे, ऐसे करके 90 कॉम्बिनेशंस बनेगा, ठीक है। अब इतना सारा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे करके 90 कॉम्बिनेशंस बन जाएगा। 90 ऐसे जो है परमुटेशन हमारा बनेगा
कॉम्बिनेशन का मतलब हम इंग्लिश वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकली नहीं बोल रहे, मतलब कितने सारे ऐसे जो है ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं, बेसिकली ऑप्शंस, ठीक है, कि इससे जाए इससे आ जाए, इससे जाए इससे आ जाए, तो दैट इज द ऑप्शंस। तो ऐसे 90 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। क्या 90 आंसर है? हाँ है, ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स, ठीक है, स्वेट्स मतलब वो जो ठंडे में जो रहता है ना, स्वेट्स का कपड़ा मतलब स्वेटर ही मानो, ठीक है, 8 स्वेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्संस ऑफ डिफरेंट एज। अलग अलग एज के 8 लोगों में ये 8 गरम कपड़ा यानी कि स्वेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट द लार्जेस्ट स्वेट मतलब जो सबसे बड़ा स्वेट है ऑलवेज गोज टू द यंगर, जो सबसे ज्यादा सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है, जो सबसे यंग है उनको जाना चाहिए ऑलवेज, एज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ देम गेट्स ए स्वेट, और सभी को एक एक स्वेट मिलना चाहिए। मतलब स्टोरी क्या बोल रहा है, स्टोरी हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास 8 स्वेट्स है, ठीक है, 8 स्वेट्स है और देने के लिए 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोगों में मुझे ये स्वेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो मतलब इनका सबका एज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बोला है कि यंगर जो है, अब मान लो कोई एक यंगर है इनमें से, मान लेते हैं ये पर्सन जो है ये सबसे यंगर है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, तुम लोग किसी और पर्सन पे वाई लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जो सबसे कम उम्र का होगा, मान लेते हैं कि ये वाला जो पर्सन है ये सबसे कम उम्र का है, तो इसे हम लोग कौन सा वाला स्वेट देंगे, हम लोग स्वेट्स में चेक करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट साइज वाला कौन सा है, ठीक है। तो इनको कौन सा स्वेट चला जाएगा, इसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला स्वेट इनको चला जाएगा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वाला स्वेट इनको चला जाएगा। तो बाकी स्वेट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि बचे हुए लोगों में, क्योंकि सभी को एक एक स्वेट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 5 लेके चला गया, ऐसा नहीं, सभी को एक एक मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो सबसे कम एज का है उसे सबसे बड़ा वाला स्वेट मिलेगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ा वाला स्वेट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लो ये एक जो है कंटेनर है, इसमें स्वेट्स है, ठीक है, 8 स्वेट्स है, सबसे बड़ा वाला जो है इनको दे दिए, तो बाकी बचा कितना, बाकी स्वेट्स बचा कितना, सबसे बड़ा वाला इसको दे दिए, बाकी बचा कितना। 7 हाँ बोलो, एक बार बोलो, आवाज नहीं आया, और एक बार बोलो, सही सही बोल रहे हो, और एक बार बोलो। 7 7, ठीक है, बाकी 7 बचा, 7 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 7 लोगों में, ठीक है, रिमेनिंग 7 डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट एमंग 7, ठीक है, बाकी 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, तो ये वाले केस में जो 7 रिमेनिंग जो स्वेट्स है वो 7 लोगों में देंगे, इसके केस में एन कितना 7, ठीक है, हमारे पास 7 स्वेट्स है, और 7 स्वेट्स में से 7 स्वेट्स ही हमें एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग 7 लोगों को देना चाहते हैं, और ये कितने तरीके से हो सकता है, 7p7। अब तरीका मतलब जैसे मान लो ये वाला स्वेट इनको भी दे सकते हैं, या फिर इनको, या फिर इनको, ऐसे करके, ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, ये मान लो एक रेड कलर का है, ठीक है, एक रेड कलर का है, ठीक है, एक मान लो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ग्रीन वाला इनको दिए, या फिर ऐसा हो सकता है ग्रीन वाला इनको दिए, तो इस तरह से अलग अलग जो है हमारे पास ऑप्शन निकल के आएगा, तो वही तो होता है हमारे पास परमुटेशन। तो ये 7p7 तरीके से होगा, और ये जो लार्जेस्ट वाला इनको दे दिए, इस केस में एन कितना है और आर कितना है, ये जो लार्जेस्ट वाला सबसे छोटे उम्र के लोगों को दे दिए, मतलब छोटे उम्र का जो लोग पर्सन था उसको दे दिए, तो उसके केस में एन कितना है, आर कितना है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो लार्जेस्ट मतलब क्या, सब में बड़ा, तो वो तो एक ही होगा, ठीक है। मेरे पास अगर 8 स्वेट्स है, उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब क्या, वन एंड ओनली, तो ये 1 होगा, और एक लोग को देना है, एक पर्सन को देना है, तो आर भी 1 होगा। और ये कितने तरीके से दे सकते हैं, 1p1, एक लोग को एक चीज एक ही तरीके से दे सकते हैं, मेरे पास एक ही कैलकुलेटर है, हम एक जन को देना चाहते हैं, तो कितने तरीके से दे सकते हैं, एक तरीका, एक कैलकुलेटर एक इंसान एक ही तरीका होगा, अगर मेरे पास 2 कैलकुलेटर होता तो 2 तरीका होता, एक कैलकुलेटर एक पर्सन एक ही तरीका, 2 कैलकुलेटर एक पर्सन तो 2 तरीका, या तो मान लो मेरे पास एक ब्लैक कैलकुलेटर एक ब्लू है, या तो ब्लैक वाला दे देंगे या तो ब्लू वाला दे देंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा लार्जेस्ट मतलब इंग्लिश में लार्जेस्ट का मतलब क्या,
जो सबसे बड़ा है, जितने सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर स्वेट का बात हो रहा है, तो जो सबसे बड़ा है 1p1, तो ये वाला होगा इनटू 1p1, ठीक है। ये हो गया रिमेनिंग पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया जो हमारे सबसे यंगर है उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों चीजें एक साथ होना चाहिए क्योंकि हम लोग 8 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। 7 फैक्टोरियल 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसका आंसर देखते हैं। 7 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? देखो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, फिर 6 इंटू फिर 7, ठीक है। नहीं, मुझे लगता है ना मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया। 120 मतलब 5, 6 और 7। हाँ, 5040 इंटू 1, तो 5040 होगा। देखते हैं अब ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। ये रहा 17 का ऑप्शन बी, ठीक है, 17 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। The number of arrangement in which the letter of the word Monday be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N। बात समझो क्या बोल रहा है। हमें एक वर्ड दे दिया है मंडे, ठीक है। वर्ड तो तुम लोग को पता है, मंडे यानी कि सोमवार। वर्ड दिया हुआ है मंडे, ठीक है। आगे क्या बोला है? हमें इस तरह से इस वर्ड के लेटर को अरेंज करना है सो दैट जो भी वर्ड बनेगा, वर्ड दस फॉर्म्ड मतलब जो भी वर्ड बनेगा बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ एन। मतलब मंडे के लिए MONDAY, ठीक है। अब कंडीशन बोला है कि सामने हमेशा एम आएगा और पीछे कभी एन नहीं आएगा। देख लो, बोला है बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ एन, पीछे एन नहीं आएगा। ये अरेंजमेंट करके बताना है और हमें अरेंजमेंट करके दिखाना है। अगर सामने सिर्फ एम ही आएगा तो एन कितना, आर कितना। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, या लिविंग हो या नॉन लिविंग, जैसे कि ये नॉन लिविंग है क्योंकि लेटर है। यहाँ पर एन कितना होगा और आर कितना होगा, बोलो बोलो, एन कितना होगा और आर कितना होगा। एन कितना होगा? एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कौन थिंग्स मतलब हमें तो लेटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। यहाँ कौन कितने सारे लेटर यहाँ पर आ सकते हैं? ये आसान है, बोलो। अरे बोलो, बोलने से तुम लोग का ही तो प्रैक्टिस होगा। गलत होगा तो हम बता देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना जो भी दिमाग में आ रहा है कि यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये लेटर में से कौन सा लेटर लिख सकते हैं स्टार्टिंग में? बोलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो। हाँ तो बोलो ना, ये स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं? एम। एम मतलब यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी में बोलो, एक ही लेटर लिख सकते हैं। और एक लेटर को इस जगह पे फुलफिल करने के लिए हमें एक ही लेटर अवेलेबल है और वही सिलेक्ट करना है। मतलब एम अवेलेबल है, सिलेक्ट भी एम करना है, तो क्वांटिटी में 1 and 1, तो 1p1, ठीक है, 1p1 ये बन गया। अच्छा, पीछे एन नहीं दे सकते तो बोलो एन के अलावा पीछे क्या क्या आ सकता है, मुझे लेटर बता दो, मुझे लेटर ही बता दो। अगर पीछे एन नहीं आ सकता है तो क्या क्या आ सकता है इस जगह पे? MODAY। TAY और ओ। एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। एम यहाँ पर आएगा ना हमेशा, सोच के देखो। यहाँ पर डी आ सकता है, ए आ सकता है, वाई आ सकता है, ओ आ सकता है। बोलो, ये बात समझ में आया? यहाँ पर एम नहीं आएगा और एन तो मना कर रखा है। एम यहाँ पर हमेशा आएगा, तो इधर कैसे आएगा? नहीं आएगा। अब मुझे बोलो, तो इसका मतलब ये जगह फुलफिल करने के लिए हमारे पास हमेशा कितने लेटर अवेलेबल होंगे? हमेशा ये चार में से कोई एक हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एक जगह को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा? एक ही लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ पर सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? 4p1,
चार में से कोई भी एक। अब कौन सा चार होगा वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर क्या लिख रहे हैं उस पे, ठीक है। अब इस जगह को फिलअप करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा लेटर अवेलेबल हो सकता है उसके बेसिस पे हम लोग एन और आर निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा लेटर अवेलेबल हो सकता है, देखो यहाँ एम तो नहीं होगा क्योंकि एम हमेशा यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर पक्का पक्की कौन सा लेटर है बोल सकते हो जो हमेशा आएगा, ये बीच में एक ऐसा लेटर है जो हमेशा आएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। ऐसा कौन सा लेटर है जो यहाँ पर हमेशा आएगा बोल सकते हो, ये चारों में से कोई भी एक जगह पे ऐसा कौन सा लेटर है जो हमेशा आएगा। एम यहाँ पर होगा, एन यहाँ नहीं होगा, तो कौन सा लेटर है जो यहाँ पर हमेशा आएगा। बोलो। एम तो यहाँ होगा, तो एम यहाँ, क्या एम यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है। हर एक पे रिसर्च करके देखो, क्या एम यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि एम तो हमेशा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा, क्या एन यहाँ पर आएगा, ये चारों चारों में से कोई एक जगह पे, क्योंकि एन यहाँ भी नहीं आएगा, एन यहाँ भी नहीं आएगा, तो एन एक ऐसा लेटर है जो हमेशा ये चारों में से कोई एक जगह पे हमेशा आएगा, है ना। एन फिक्स्ड ऐसा लेटर बन जाता है जो यहाँ पर ही आएगा, मतलब मिडिल में ही आएगा कोई भी एक जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एन होगा और इसके अलावा क्या आ सकता है, सपोज अगर यहाँ पर मैंने डी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई ओ, या फिर यहाँ y आया है तो बाकी लेटर आ जाएगा। मतलब हमेशा यहाँ पर कितने सारे लेटर अवेलेबल होंगे, चार लेटर, जगह कितना है, चार है, तो क्या हो जाएगा 4p4। और ये सब चीज एक साथ होना चाहिए तब ना ये पूरा लेटर का अरेंजमेंट होगा। तो 1p1 इंटू 4p4 इंटू 4p1, ठीक है। तो क्या बना देखो, पहला अरेंजमेंट के लिए 1p1, दूसरे मिडिल वाले के लिए 4p4 और एंड वाले के लिए 4p1। तो 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल आएगा। देखो 1 फैक्टोरियल 1, 4 फैक्टोरियल 24, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 24 मतलब 24, और ये हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 96। 96 आ रहा है ना, 96 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। 96 मतलब ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग कुछ अभी जवाब नहीं दे रहे हो, सब कोई चुपचाप क्यों हो, समझ में आ रहा है। yes, अच्छा ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 19th नंबर वाला। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस साइन एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन सच दैट नो टू माइनस साइन ऑकर टुगेदर। क्या बोल रहा है देखो, हमें अरेंजमेंट करना है। अभी तक हम लोग ह्यूमन बीइंग का कर रहे थे, लेटर का कर रहे थे, अब बोल रहा है साइन, ठीक है। प्लस साइन 6 है, 4 माइनस साइन है, तो हमारे पास साइन कितने अवेलेबल है, ये जो प्लस वाला साइन है ये 6 है, और ये जो माइनस वाला साइन है ये 4 है। ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। हमें क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है एक लाइन में, मतलब रो में, सच दैट नो टू माइनस साइन ऑकर टुगेदर, दो माइनस साइन एक साथ ना हो, हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हम पहले प्लस साइन लिख लेते हैं, प्लस 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 और प्लस, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 प्लस साइन लिख लिया। अब माइनस साइन को मुझे लिखना है ऐसे ताकि कोई भी दो माइनस साइन एक जगह पे ना आए। तो माइनस साइन कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, 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 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये चार माइनस साइन हम लोग ये सारे प्लेसेस में से कहीं भी अगर लिखते हैं तो वो माइनस साइन कभी एक साथ नहीं आएगा। मतलब देखने में कैसा हो सकता है, सपोज अगर हम लोगों ने यहाँ माइनस लिखा तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन सकता है, माइनस प्लस माइनस। हम एक अरेंजमेंट दिखा रहे क्योंकि इतना सारा अरेंजमेंट लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर 1 2 3 4 माइनस हो गया, ठीक है। माइनस वाला हो गया, देखो माइनस साइन जो है 4 बोला था, 4 मैंने लिख दिया, और 6 प्लस साइन, तो 6 प्लस साइन में 1 2 3 4, एक यहाँ पर लिख दो, एक यहाँ लिखो, या फिर यहाँ लिखो, कोई भी एक जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्लस साइन एक साथ आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन एक साथ नहीं आना चाहिए। तो प्लस साइन 6, 1 2 3 4 5 6, और ये माइनस साइन हो गया। क्या माइनस साइन ऐसे ही लिखना जरूरी है, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात है, 3 साइन प्लस
लगातार रहेगा, फिर ये रहेगा। इसीलिए प्लेसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये सारे प्लेसेस पे अगर हम लोग लिखते हैं माइनस साइन को तो ये कभी भी एक साथ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्लस का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? प्लस साइन 6 है, ठीक है, 6 प्लस साइन, और प्लेसेस भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो प्लस साइन के केस में एन भी 6, ठीक है, 6 प्लस साइन हमें एट ए टाइम लेना है और वो 6 को ही हमें एट ए टाइम सिलेक्ट करना है। 6 प्लस साइन है, 6 को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, तो वो 6p6 तरीके से होगा। और माइनस साइन के केस में क्या हो जाएगा? माइनस साइन है 4, 4 को ही हमें एट ए टाइम क्या करना है? 4 को ही हमें एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास प्लेसेस कितने सारे हैं? हमें 4 को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास प्लेसेस कितने? 4 से ज्यादा है, ठीक है। ये एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? आर से ज्यादा होता है। तो ये देखो प्लेसेस जो है वो कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 प्लेसेस अवेलेबल है, ठीक है, 7 प्लेसेस अवेलेबल है। तो हम लोग को प्लस साइन 6 एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आर 6 है। माइनस साइन भी हमें 4 एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा अरेंजमेंट 6 प्लस साइन और 4 माइनस साइन का करना है। तो एन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, ठीक है। तो 6 प्लस साइन के लिए 6 प्लेसेस अवेलेबल है और 4 माइनस साइन के लिए 7 प्लेसेस अवेलेबल है, ठीक है। और ये कितने तरीके से होगा? 7p4, और ये दोनों चीज एक साथ होगा तभी ना अरेंजमेंट होगा, तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका आंसर 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल, 7p4 का 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 2 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल लिख के भी कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5, मतलब 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 6 फैक्टोरियल ऐसे कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया 720 डिवाइडेड बाई ये 6, ठीक है, इंटू 7। अच्छा, इसका डेटा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ये 840 फिर 6 फैक्टोरियल। देखते हैं किस पैटर्न में आंसर है। देखो आंसर का पैटर्न ऐसे दिया है, सॉल्व नहीं किया है, चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे होगा? 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 120 इंटू 6, मतलब 720 इंटू 720, फिर इंटू 7, फिर डिवाइडेड बाई 6, ऐसे होगा आंसर, ठीक है। लेकिन हमें ना आंसर बता दिया है कुछ इस पैटर्न में, तो ये कैसा लिखा हुआ है? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये वाला आंसर आया है हमारा। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब ये जो पैटर्न निकल के आया है इसी पे हमें आंसर दिया है, और अगर चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन ऑप्शन के साथ जाने के लिए हमें यही ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि वैल्यूज में आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर वैल्यूज में आंसर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूज में आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल मतलब 125, 6 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 6 हो गया, इंटू 120 इंटू 6, तो ये आंसर आ रहा है 604800, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्योंकि इस तरीके से है तो हम लोग इसी तरीके से आंसर को देंगे। अच्छा, ये बन गया हमारा 19th नंबर। 20th, the number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd places, ठीक है। हमें वर्ड क्या लेना है? मोबाइल। हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है, द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो पहले हम लोग वावल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है। वावल्स कितने सारे हैं? एम कॉन्सोनेंट होगा, ओ वावल्स, बी कॉन्सोनेंट, आई वावल्स, ठीक है, एल कॉन्सोनेंट, ई वावल्स, क्योंकि वावल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब हमें रेस्ट्रिक्शन क्या लगा है? बोल रहा है कि ऐसे अरेंज करो कि ऑड प्लेसेस हमेशा वावल्स ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है, सॉरी कॉन्सोनेंट शायद,
सो दैट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, कॉन्सोनेंट जो है वो ऑड प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेगा। अब ऑड प्लेसेस का मतलब, जैसे ये मोबाइल वर्ड लिखेंगे तो प्लेसेस कितना चाहिए, MOBILE। अब ऑड इवन देखो, ऑड और इवन मतलब क्या होता है, ऑड मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है। तो ये फर्स्ट प्लेस 1, 1 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। 2 ये इवन नंबर, ठीक है। 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस पे सॉरी ऑड प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट को रखना है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो कॉन्सोनेंट के लिए एन क्या होगा, आर क्या होगा, कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट में। तो कितने सारे कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है, तो हमें 3 कॉन्सोनेंट को एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आर 3 हो जाएगा। और प्लेसेस कितने सारे हैं जिसमें हम लोग ये कॉन्सोनेंट को रख सकते हैं, 1 2 3, ऑड प्लेसेस बोला है 1 2 3, ठीक है। ऑड प्लेसेस भी 3 है, तो ये 3p3 तरीके से होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट का जो अरेंजमेंट है वो 3p3 तरीके से होगा। हम लोग ये 3 कॉन्सोनेंट को ले लेंगे और ये 3 कॉन्सोनेंट को ये 3 ऑड प्लेसेस में से कहीं भी पुट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पुट किया एम, यहाँ पुट किया बी, यहाँ पुट किया एल, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी अरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पुट किया बी, यहाँ पुट किया एम, यहाँ पुट किया एल, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट होगा और ये कितने तरीके से होंगे, 3p3 तरीके से। एंड वावल्स का भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब तो वर्ड बनेगा ना। मोबाइल में जितने भी सारे लेटर है, सारे लेटर से लेके वर्ड बनाना है। तो वावल्स कितने सारे, वावल्स के केस में देखो, वावल्स में हम लोगों का एट ए टाइम वावल्स कितना लेना पड़ेगा, 3 वावल्स है। और हम लोग अगर कॉन्सोनेंट के लिए ऑड प्लेसेस चाहिए और ऑड प्लेसेस सिर्फ 3 ही है, तो 3 प्लेसेस तो ऑक्यूपाई हो गया, बचा कितने प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 3 इवन प्लेसेस में जाएगा, है ना। बोलो 3 इवन प्लेसेस में जाएगा, तो ये कितना होगा, कितने तरीके से होगा बताओ, ये कितने तरीके से होगा, 3 3p3, और ये दोनों एक साथ होगा तभी तो वर्ड बनेगा, ये दोनों एक साथ होगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो 3p3 का 3 फैक्टोरियल, 3p3 का 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 2 1 और 3 2 1, ठीक है। इसका जरूरी नहीं है लिखना, हम सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं। तो 6 इंटू 6 36 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो ए, 20 का ऑप्शन ए हो गया। तो देखो हम लोगों का 20 तक जो मैंने होमवर्क दिया था, यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 12 से लेके 20 जो होमवर्क दिया था, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग परमुटेशन पे ही और एक तरीका होता है वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कुलर परमुटेशन भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कौन सा वाला देखेंगे, परमुटेशन पे देखेंगे कि जब सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं तो कैसा होगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो सीख रहे हैं हम लोग, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, जैसे एक अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे एक अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे ले लेते हैं बैट, ठीक है। इसमें इसमें देखो बैट, ये जो वर्ड है बैट, इसमें 3 लेटर है। अगर हमें इसका अरेंजमेंट करना है अलग अलग तरीके से तो क्या क्या हो सकता है, एक तो बैट हो सकता है, एक BTA हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि मीनिंग कोई मायने नहीं रखता है। TAB हो सकता है, TBA हो सकता है, और ABT, और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सारे जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब इसमें एन कितना 3, आर कितना 3, क्योंकि एट ए टाइम 3 लेटर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, और 3 जगह पे बैठाना है। तो 3p3, 3p3 करके देख लो, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को कैट पे भी करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब अलग अलग है। ये बी है, ये ए है, ये टी है, ठीक है। ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है।
लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो तब क्या होगा? जैसे कि ऐसा कोई वर्ड लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कि माँ, ठीक है, माँ का स्पेलिंग होता है M AA, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट मुझे बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया ना, वैसे बताओ कि क्या क्या होगा। तो इसका अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है MAA, ठीक है, AMA, ठीक है, AMA, और क्या हो सकता है AAM। क्या और कुछ होगा? मुझे बताओ, क्या और कुछ होगा? क्या और कुछ होगा? सोच के देखो। नॉर्मली 3 लेटर अगर रहता है तो 6 अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ हमारा 6 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बोल सकते हो? अगर ये ऐसा होता A1 A2, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। बात को समझो, अगर इसी को हम ऐसे लिखते तो कितना सारा अरेंजमेंट होता, बोल सकते हो? वैसे A1 A2 बोल के थोड़ी ना कुछ होता है। जो अल्फाबेट है उसमें ए का मतलब यही होता है, A1 A2 कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कुछ ऐसा बनता, A1 A2, फिर ये वाला लिख के दिखाते, A1 M A2, फिर हो जाता A1 A2 M, और हो जाता A2 A1 M, और हो जाता A2 M A1। 1 2 3 4 5, एक कहीं छूट रहा है, और एक कहाँ है? एम आगे रहेगा, एक एम। ए A1 A2 है तो A2 A1, ठीक है। ऐसे करेंगे तो 3 लेटर से 6 डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्ड बन जाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर ए का मतलब A1 A2 होता है। लेकिन अगर हमारे पास जो वर्ड है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब ए, मतलब बेसिकली हमारे पास 2 ही लेटर हुआ, ठीक है, एक एम और एक ए। भले यूज ए का 2 बार हुआ है बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग के वजह से ए का यूज 2 बार हुआ है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2 ही है, एक एम और एक ए। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 3 है, एम है, A1 है, और A2 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो 2 आ रहा है जबकि 1 2 3 है, तो हम लोगों को इसमें किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा? तो इसमें हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि हम लोग पहले ये बोलेंगे कि 3, अगर मेरे पास ओरिजिनली 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओरिजिनली मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं होने की वजह से 2 ऑब्जेक्ट है, एम और ए। तो हम लोग पहले जो फॉर्मूला है हमारा वही एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर एन है 3 और आर भी है 3। सोचो क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग वर्ड बनाएंगे हमें 3 लेटर को ही लेना पड़ेगा। 3 लेटर को मुझे एम ए तीनों को ही लेना है, तीनों को ही लेना है, और 3 जगह पे बैठाना है, इसीलिए N3R3। तो ये हो जाता है 3P3। लेकिन सोचो 3P3 से आंसर क्या निकल के आता है? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, जो कि गलत आंसर देगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है, दैट इज ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए डिस्टिंक्ट नहीं होने की वजह से मेरा अरेंजमेंट 6 की जगह 3 हो रहा है। तो हम फॉर्मूले से इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? तो हम यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, रूल्स हमें ये बोल रहा है कि जितने भी सारे हमारे सेम ऑब्जेक्ट हैं, कितने सारे सेम ऑब्जेक्ट है? दो। दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने सारे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए जो है वो 2 बार है, एम 1 बार है, और ए जो है ये 2 बार है, ठीक है। इसका मतलब रिपीटेड नंबर जो है वो ए है, वो 2 बार है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने का तरीका है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सोच के देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, तो डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर निकल के आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। तो 3 वेज आंसर आ गया, ये देखो 3 वेज आंसर आ गया। मतलब ये हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे लेटर में, जैसे मैंने लेटर का एग्जांपल लिया, वर्ड में जो लेटर है वो अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो जितने सारे
सेम टाइप ऑफ लेटर है वो पहले काउंट कर लो। तो सेम टाइप ऑफ लेटर क्या है, एम, एम एक ही है, ए कितना सारा है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल तो हमारे पास 3 लेटर है, तो नॉर्मल परमुटेशन का लॉजिक लगाओ कि 3 लेटर में से 3 ही लेटर को सिलेक्ट करके वर्ड बनाना है, तो वो 3p3 होगा, क्योंकि रिपीटेशन है, ए 2 बार है तो नीचे 2 फैक्टोरियल। अगर ए 2 के जगह 5 बार होता तो डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल हो जाता। तो ये लॉजिक है, ठीक है। अब लॉजिक का रीजन भी मैंने बताया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो इसके बाद हम लोग कुछ भी बनाने जाएंगे तो वो तो हमारा बनेगा नहीं उस तरह से, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर A1 A2 लिख के समझाया इसीलिए, है ना। अगर इसको इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे एम ए, ये देखो एम ए ये एक होगा, ए एम ए ये एक होगा, ए ए एम, ठीक है, मतलब हम A1 A2 हटा देते हैं, ये एक होगा। फिर ए ए एम, A1 A2 बोल के तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए देखो ए ए एम, फिर से ए ए एम आ जाएगा, इसका प्रेजेंटेशन, है ना, ए ए एम आ जाएगा, इसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा ए एम ए, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका प्रेजेंटेशन हो जाता है एम ए ए, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग का आधा हो जा रहा है ना, 6 के जगह 3 हो जा रहा है। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग क्यों डिवाइड करेंगे। देखो फॉर्मूला से बता सकते हैं कि क्यों डिवाइड करेंगे, लेकिन लॉजिक भी पता होना चाहिए। अगर हम लोग रिपीटेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, उतना हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, उतना हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल के आएगा। अच्छा, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, मैट से ही करके देखते हैं, देखो मैट में ही मिलेगा हमें। कहाँ पर है ऐसा क्वेश्चन, दिखाते हैं, ये रहा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल 1। यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलस। कैलकुलस जो वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है उससे कितने सारे हम लोग परमुटेशंस कर सकते हैं। परमुटेशंस का मतलब लेटर को सिलेक्ट करना और उसे अरेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल 1, ठीक है, और वर्ड ले लिया कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में टोटल लेटर कितने सारे हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। सी कितना बार है, CALC, देखो ऐसे लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। हम कैसे लिख रहे हैं, काउंट करने के लिए क्या क्या है, सी है, फिर ए लिखो, फिर एल लिखो, फिर सी है, तो यहाँ पर लिखो कॉमा देके सी। अच्छा, फिर यू है, ठीक है, फिर एल है, तो एल के बगल में एल लिखो, फिर यू है, फिर एस है, ठीक है। तो इसका मतलब सी 2 बार है, ए 1 बार है, एल 2 बार है, यू 2 बार है और एस 1 बार है। तो टोटल कितने सारे लेटर हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 लेटर हो गए। तो 8 लेटर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 लेटर को अगर एट ए टाइम 8 लेटर सिलेक्ट करके हमें वर्ड बनाने हैं तो एन भी 8 और आर भी 8, तो 8p8, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन है, मतलब हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये 8 लेटर तो है बट उसमें सी 2 बार है, एल 2 बार है, यू 2 बार है, तो डिवाइड करना पड़ेगा रिपीटेशन से, ठीक है। कितने से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब सी 2 बार है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एल 2 बार है तो फिर 2 फैक्टोरियल, और यू 2 बार है तो फिर 2 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल अपने अंदर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये फैक्टोरियल अपने अंदर मल्टीप्लाई होंगे, हम दिखा देते हैं कहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है। इसे इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये देखो, व्हेन सम थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट ए टाइम, अलाइक का मतलब अगर एक ही जैसा चीज हो और वो हम लोग एट ए टाइम ले रहे हैं तो फॉर्मूला ऐसा बनता है, ठीक है। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब जैसे 8p8, तो 8 फैक्टोरियल वही वाला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जेक्ट में जो है हमारा रिपीटेशन है या फिर सेम तरीके का है, वो लगातार बैठेगा और मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये देखो मैंने भी उसी तरह से लिख दिया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2, फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। अब आंसर कितना होगा, 8 फैक्टोरियल का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे हो गया 2 2 4 2 8,
8 8 कैंसिल आउट कर दो, आंसर 7 फैक्टोरियल आ रहा है। अब देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ है, क्या 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है या कैलकुलेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो चेक करके देख लेते हैं 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है या कैलकुलेटिव फॉर्म में दिया हुआ है। कैलकुलेट करके दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल का 5040, ये हम लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हो गया 125 के लिए, ठीक है, 125 के लिए, 6 के लिए इतना, 7 के लिए इतना, तो 5040, ठीक है, 5040 ये आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, 5040। अच्छा, नेक्स्ट हमें यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया है, देखो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड बॉल्स बी अरेंज्ड इफ 7 ऑफ देम आर ब्लैक, 6 आर रेड एंड 4 व्हाइट, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हमें दिया है, हमारे पास बिलियर्ड बॉल है, ठीक है, क्या क्या कलर है देखो, रेड, ब्लैक और जो है व्हाइट, ठीक है। ये कंटेनर में मान लो हमारे पास बिलियर्ड बॉल है, और क्या क्या है, रेड बॉल कितने सारे हैं, रेड बॉल है हमारे पास 6, ठीक है, तो ये हो गया रेड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रेड बॉल हो गया, मैंने आर से लिख दिया। और 7 ऑफ देम ब्लैक और 4 व्हाइट है, तो पहले 4 व्हाइट, क्योंकि मेरे पास व्हाइट कलर अवेलेबल है, तो ये 4 व्हाइट, सॉरी डब्लू लिखेंगे, डब्लू 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 डब्लू, 4 व्हाइट बॉल हो गया। और ब्लैक, तो इस पे ना ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा, तो हम इस पे ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, बी लिख देंगे ब्लैक, 7 ब्लैक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल इतने सारे बॉल है, अब हमें बोल रहा है कि हम लोग इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 17 हो गया टोटल, क्योंकि ये देखो टोटल 17 कैसे हो रहा है, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है मेरा। 7 of them black, 1 2 3 4 5 6 7, 6 रेड, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 17 हो रहा है, तो टोटल 17 बॉल है, हमें इसे अरेंज करना है। तो हम लोग अरेंज करने के लिए 17 प्लेसेस का जरूरत होगा और 17 बॉल एट ए टाइम लेंगे, तो 17 बॉल 17 प्लेसेस एट ए टाइम में, तो ये आंसर होना चाहिए 17p17। बट जैसे लेटर एक जैसे होते हैं देखने में, वैसे ये बॉल एक ही जैसा देखने में होगा, ये 6 बॉल एक जैसा देखने में होगा, ये 4 बॉल एक जैसा देखने में होगा। तो जब सिमिलर चीज हो रहा है तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो भी हमारे पास सिमिलर चीज है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सिमिलर चीज है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर सॉरी 6, ये 6 सिमिलर चीजें हैं, यहाँ पर 4 सिमिलर चीजें हैं, और यहाँ पर 7 सिमिलर चीजें हैं, और ये सब मल्टीप्लीकेशन मोड में जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या बनता है ना, वो हम यहाँ पर एक बार लिखवा देते हैं। देखो इस तरीके के केस में हमारा जो परमुटेशन है वो कुछ ऐसे निकल के आएगा, पी फॉर परमुटेशन, एन पी एन डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट n फैक्टोरियल तक जा सकता है। मतलब ये कहना चाह रहे कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है उसमें से जितना सारा ऑब्जेक्ट रिपीट होगा वो नीचे ऐसे डिवाइड फॉर्मेट में जाएगा जितने बार रिपीट होगा, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 17p17, मतलब 17 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अब चेक करेंगे कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अच्छा, पूरा कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया 17 16 15 14, ये लिखने का जरूरत नहीं, लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे बेटर तरीका है मेरे पास, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर लेते हैं अपना। 17 16 15 14, सॉरी 17 कर दिया मैंने, 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8, ठीक है, 8 तक किया तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 24 मत 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो डिवाइडेड बाय 24, और 6 फैक्टोरियल का मतलब डिवाइडेड बाय 720, तो आंसर आ रहा है 4084080। चेक करते हैं, 4084080। तो देखो मैंने कैसे करके कैलकुलेशन किया वो हम एक बार फिर से बता देते हैं। मैंने कैलकुलेटर लिया और ये 17 फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, 17
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 तक किया, क्यों 9 और उसके बाद 8, ठीक है, यहाँ तक किया। तो ये अप टू 8 तक इसका आंसर आ रहा है ये इतना 17, 57, 29, 02, 400। ये कितने तक कैलकुलेट किया? 8 तक, और पीछे 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए नहीं किया। और 24 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और 6 फैक्टोरियल मतलब 720, ठीक है। ये याद रह जाता है, या नहीं रहता है तो फिर याद मतलब करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 24 जितना भी आया, फिर डिवाइडेड बाय 720, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आ गया। बाकी अगर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दे तो बेटर है, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग यहां से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहां से कौन सा क्वेश्चन कर सकेंगे? ये मिसलेनियस वाले से, ये देखो ये वाला जो भी हम लोगों ने सीखा 5D का 1, ठीक है, 5D का 1, 5D इसका 1, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट। बोल रहा है कि कैलकाटा और अमेरिका में जितने भी सारे लेटर हैं, उसको मतलब उस लेटर को यूज करके हमें जितने भी सारे वर्ड बना सकते हैं पॉसिबली, वो सारे वर्ड का हमें क्या बनाना है? रेशियो बनाना है। तो पहले हम लोग वर्ड कितना बनेगा वो देख लेते हैं। तो हमारे पास लेटर एक है कैलकाटा, CALCUTTA, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, CALCUTTA, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ये 2 बार रिपीट है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये 1 बार है, ये 1 बार है। तो टोटल कितना हो गया? 2, 2, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर। तो 7P7 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल C के लिए, फिर 2 फैक्टोरियल A के लिए, बस और कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आता है चेक करते हैं। 7P7 मतलब 7 फैक्टोरियल, 2 into 1, 2 into 1, ठीक है। और 7 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है चेक करते हैं। देखो 7 फैक्टोरियल मतलब 120, मतलब 5, 6, 7, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 4, 2 into 2 4 हो गया, तो 1260 इसका आंसर निकल के आता है, 1260। कैलकाटा मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है क्या? C दो बार, A 2 बार, ओ टी 2 बार होगा ना, मैंने एक टी 2 बार लिखा है, यहाँ 1 लिख दिया, इसीलिए गलत हो जा रहा है। ये 2 होगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, तो ये 8P8 हो जाएगा, 8P8। तो 2 फैक्टोरियल और एक 2 फैक्टोरियल जाएगा, तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, 2 into 1 ये बन गया 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 720 होता है 6 फैक्टोरियल, 7 into 8, तो ये हो गया 40,320 डिवाइडेड बाई 8, 5040, ठीक है। ये बन गया कैलकाटा का अरेंजमेंट। अच्छा, और एक वर्ड हमें इसके साथ बोल रखा है कैलकाटा के अलावा, और एक वर्ड जो हमें बोल रखा है दैट इज अमेरिका। अमेरिका का क्या होगा देखो, AMERIPA, बस एक ही वर्ड ए रिपीट है 2 बार, ये एक ही बार है, ये भी एक 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 बार है। तो टोटल लेटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। टोटल लेटर 7 हो गया। अब 7 लेटर को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं वर्ड बनाने के लिए? 7P7, ठीक है। और रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल, तो 7P7 का मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल मतलब 720 into 7, तो ये हो गया 5040 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2520, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब हमें बोला है इसका रेशियो बनाना है। तो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखो, द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा एंड अमेरिका अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट, हमें रेशियो बनाना है, ठीक है।
तो अरेंजमेंट का रेशियो बनाना है तो पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन में जो वर्ड हमें पहले दे रखा है, तो पहले कैलकाटा दे रखा है, तो कैलकाटा जो वर्ड है उससे जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए इस टू, जो अमेरिका वर्ड है उससे जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए उसका रेशियो निकालना है। तो कैलकाटा के लिए 5040 चेक करके देखो हम लोगों का 5040 टाइप्स ऑफ वर्ड बन सकता है, 5040 और ये हो गया 2520। तो रेशियो क्या बनेगा, देखो रेशियो चेक करके देखो, 5040 जो है ना ये डिविजिबल बाई, ये देखो क्योंकि ऊपर हमारा ना 5040 ही आया था तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 5040 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो इतना ही आ रहा है, मतलब ये पूरा डेटा इससे डिवाइड कर देते हैं, ये 2:1 आ जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे 4:2। तो रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सेम डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। वैसे ही मैंने हर जगह पे 2520 से डिवाइड कर दिया तो आंसर निकल के आया 2:1। ठीक है, अब चेक करके देखो कि हमारे पास कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये देखो 2:1 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है 2:1 मतलब ऑप्शन बी। अब तुम लोग के पास ना ये ऑप्शन भी रहेगा 1:2। अब ये गलत हो जाएगा, कब गलत होगा पता है, 1:2 कब गलत होगा, अगर तुम लोग रेशियो ऐसे लिख देते हो, मतलब ये नहीं समझ पाते हो कि वर्ड कौन सा पहले लिखे, कैलकाटा इज टू अमेरिका लिखे या अमेरिका इज टू कैलकाटा लिखे। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि हमें जो वर्ड स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताएगा ना, जो वर्ड हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताएगा हमें वही वाला फर्स्ट लेना है, उसके बाद वाला सेकंड लेना है, अगर हमारे पास इससे ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, तब हम लोग इस तरीके से करेंगे, और अगर क्लैरिटी के साथ बोला हुआ है कि कौन से के बाद कौन सा रेशियो करना है तो बात अलग है, तब तो हम लोग उस तरीके से कर ही सकते हैं। तो ये हम लोग का जो अलाइक अलाइक वाला क्वेश्चन था उसमें से एक क्वेश्चन हुआ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अलाइक वाला ये एग्जाम्पल 6 जो है किया हुआ है, लेकिन तुम लोग कोशिश करना अपने लॉजिक से करने का। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 लिखते हैं, ये वाला जो है आज हम लोगों ने जो पढ़ा ना डिस्टिंग नहीं होता है तो क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ द वे सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से हम लोग अगर 4 लेटर सिलेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, इस पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट पढ़ के कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो होमवर्क के लिए ये वाला। ठीक है, बाकी हम लोगों ने यहाँ तक तो किया है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 3 से कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो भी हमारा बाकी है उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक चीज बता देते हैं, ये तुम लोग का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, एक तो हम लोग ये जो आज सीखे ये वाला करेंगे और सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन, और आज जो सीखा ये वाला, इस पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब इसके बाद के क्लास से, इसके बाद क्लास जो होगा उससे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।